सोचिए, आप एक हेलीकॉप्टर से इंडियन ओशन के ऊपर से गुजर रहे हैं। नीचे बस ब्लू वाटर का एक एंडलेस कैनवस, और फिर एक पॉइंट पर समुद्र के बीच एक अजीब सी स्ट्रेट लाइट कलर्ड लाइन नजर आती है। यह कोई द्वीप श्रृंखला नहीं, कोई ज्वारीय लहर पैटर्न नहीं, बल्कि एक फैला हुआ रास्ता जैसा लगता है, ऐसे जैसे समुद्र को काटकर किसी ने एक प्राचीन सड़क बना दी हो। इसी को हम राम सेतु कहते हैं, एक ऐसा पुल जो पौराणिक कथा, भूगोल और विज्ञान के बीच एक पुल जैसा ही व्यवहार करता है। कई सालों तक वैज्ञानिकों ने इसे बस एक प्राकृतिक रीफ मानकर अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही हाईटेक सैटेलाइट्स, डीप सी स्कैन और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च ने इस क्षेत्र को खोजा, उन्होंने देखा कि यहाँ एक इंटेलिजेंट डिज़ाइन का संकेत है, एक अप्राकृतिक स्तर के क्रमबद्धता का पैटर्न है। यह डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी यात्रा पर आधारित है जहाँ हम विज्ञान के ठंडे तर्क को और पौराणिक कथाओं के गर्म विश्वास को एक साथ लाते हैं। हम देखेंगे कैसे हजारों साल पुराने शास्त्र एक भौतिक वास्तविकता से मिलते हैं, कैसे पानी के नीचे के पत्थर और प्राचीन महाकाव्य एक दूसरे को पूरक करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे नए वैज्ञानिक प्रमाण जो पिछले कुछ ही सालों में सामने आए, राम सेतु को एक भौगोलिक विशेषता से ज़्यादा एक इंजीनियर्ड चमत्कार बना देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक पुल की नहीं, बल्कि उस सभ्यता की है जिसके पास वह ज्ञान था जिसे हमने आधुनिक दुनिया में फिर से खोजा है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में राम सेतु का वर्णन अत्यंत संरचित है, जहां नल, जो विश्वकर्मा का पुत्र था, प्रमुख वास्तुकार के रूप में दिखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि वानर सेना ने समुद्र तट के हर प्रकार के पत्थरों, बई पत्थर, लकड़ी के लट्ठे, पहाड़ी स्लैब को समुद्र में फेंककर एक आधार बनाया। यह वर्णन केवल एक कहानी नहीं है, यह एक निर्माण पद्धति जैसा लगता है। कंबा रामायण, जो तमिल संस्करण है, उसमें सेतु का निर्माण और भी विस्तार से दिया गया है। प्राचीन तमिल संगम साहित्य में राम सेतु को एक देवताओं का मार्ग बोला गया है, और यह संकेत करता है कि स्थानीय लोग इस संरचना को दिव्य नहीं, व्यावहारिक इंजीनियरिंग के रूप में देखते थे। यात्रियों और इतिहासकारों ने भी राम सेतु का जिक्र किया है। 9वीं सदी के अरब व्यापारियों ने लिखा है कि श्रीलंका जाने का सबसे खतरनाक हिस्सा पत्थरों की एक उठी हुई रेखा है, जो समुद्री मार्गों को बाधित करती है। मार्को पोलो ने लिखा कि लंका के उत्तर पश्चिम में एक उथली भूमि पट्टी है जहां जहाज आसानी से फंस जाते हैं। ये सब खाते एक ही कथा का समर्थन करते हैं कि राम सेतु सिर्फ एक मिथक नहीं था। लोगों ने सदियों तक इस संरचना को देखा, उसे पार किया और अपनी यात्रा वृत्तांतों में उल्लेख किया। लेकिन क्या यह स्वाभाविक रूप से बना था, या कुछ सभ्यता ने बनाया जिसकी जानकारी हम आज भी समझ नहीं पा रहे हैं? जब नासा के टेरा और इक्वा उपग्रहों ने जलवायु अध्ययन के लिए हिंद महासागर के समुद्री तल का मानचित्रण करना शुरू किया, तो उनके मल्टी बैंड सेंसर ने एक बिल्कुल सीधी, लगभग रूलर ड्रोन जैसी संरचना का पता लगाया। रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञों ने देखा कि यह 48 किलोमीटर का मार्ग एक सुसंगत रैखिकता बनाए रखता है, कहीं मोटा कहीं पतला, पर संरेखण बाधित नहीं होता। प्रकृति आमतौर पर यादृच्छिक पैटर्न बनाती है, घुमावदार चट्टानें, बिखरे हुए रेत के टीले, आसमान कोरल बेड, लेकिन राम सेतु का संरेखण उन घटनाओं से बिल्कुल अलग था। SAR सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी ने इस संरचना को और स्पष्ट दिखाया। माइक्रोवेव बैंड पानी में प्रवेश करते हैं और नीचे की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। अनस्कैन मुझे पत्थरों का रिफ्लेक्टेंस एक असमान चट्टान जैसा नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रणाली जैसा लगता है। मल्टी स्पेक्ट्रल छवियों में परावर्तकता सुसंगत थी, मतलब पथ के पार समान प्रकार की सामग्री थी, जो प्राकृतिक जमाव में दुर्लभ होती है। नासा के सार्वजनिक बयान कहते हैं, हम मानव निर्मित उत्पत्ति की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन संरेखण दिलचस्प है। दुनिया ने इसे राजनीतिक व्याख्या दी, पर वैज्ञानिक समुदाय समझ गई कि जब कई सेंसर और तरंग दैर्ध्य संयोजन एक ही संरचना को समान तरीके से कैप्चर करते हैं, तो कुछ अप्राकृतिक हो सकता है। यह पूरा खोज राम सेतु को वैश्विक मंच पर ले आया। भूवैज्ञानिकों ने राम सेतु के नीचे से कोर नमूने निकाले, पृथ्वी के लंबे बेलनाकार खंड जो समुद्र के तल से ऊपर तक का भूवैज्ञानिक इतिहास बताते हैं। सबसे ऊपरी परतों में जो पत्थर मिले, उनका संयोजन चौंकाने वाला था। ये बलुआ पत्थर के ब्लॉक, क्वार्ट्जाइट के टुकड़े, क्रिस्टलीय चूना पत्थर और कुछ जगह ग्रेनाइट जैसे टुकड़े थे।
समस्या यह थी कि ये सारे मटेरियल तमिलनाडु तट और मन्नार द्वीप की प्राकृतिक भूविज्ञान में मौजूद ही नहीं करते। इन्हें किसी ने बहुत दूरी से ट्रांसपोर्ट किया होगा। पत्थर के ब्लॉकों के बीच जो भरने वाली रेत मिली वह लगभग समान रूप से समतल थी। पानी के नीचे प्राकृतिक अवसादन कभी भी सही समतलन नहीं करता है। रेत के दानों का आकार वितरण भी अप्राकृतिक था, जो संकेत करता है कि यह रेत कृत्रिम रूप से भरी गई हो ताकि पत्थर ठीक से जम सके। नीचे के कोर सेक्शन में समुद्री रेत, मूंगे और शेल के टुकड़े थे जो 7,000 8,000 साल पुराने निकले, पर उनकी ऊपर की पत्थर की परत 3,500 4,000 साल पुरानी। यह विरोधाभासी आयु प्रणाली साबित करता है कि ऊपर की परत कृत्रिम रूप से रखी गई है और सबसे महत्वपूर्ण, पत्थर की परत के नीचे कोई प्राकृतिक कोरल फाउंडेशन नहीं था। शायद ही कभी होता है कि प्रकृति पत्थरों को कोरल बेड के ऊपर इस तरह व्यवस्थित करे। यह इस परिकल्पना को मजबूत बनाता है कि प्राकृतिक सैंडबार को आधार लेकर ऊपर मनुष्यों ने पत्थर रखे होंगे। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिक कार्बनिक अवशेषों की उम्र का पता लगाते हैं। राम सेतु में कार्बन समृद्ध गोले और सूक्ष्म जीवाश्मों का परीक्षण किया गया। आधार तलछट 7,800 वर्ष पुरानी पाई गई, पर पत्थरों के बीच फंसा हुआ पदार्थ बजरी कार्बनिक अवशेष की उम्र 3,500 वर्ष आई। ओएसएल डेटिंग, जो मापता है कि एक खनिज आखिरी बार प्रकाश के संपर्क में कब आया था, ने पुष्टि की कि ऊपरी परतों को किसी ने लगभग 3,500 4,000 साल पहले परेशान किया था। मतलब एक प्राकृतिक संरचना पहले से ही मौजूद थी, फिर किसी ने इस आधार का उपयोग करके ऊपर पत्थर रखे। यह बिल्कुल वही निर्माण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग प्राचीन कॉजवे बिल्डर्स करते थे। प्रकृति निर्मित निम्न को कृत्रिम रूप से बढ़ाना। समय रेखा रामायण की प्रस्तावित डेटिंग से उल्लेखनीय रूप से मिलती है। कई विद्वानों के हिसाब से रामायण लगभग 5,001-3,500 ईसा पूर्व की घटनाओं का वर्णन करता है। यह बेमेल नहीं, पर आकर्षक अतिव्यापन जैसा लगता है। एनआईओटी के अंडरवाटर मिशन में कई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। साइड स्कैन सोनार से पत्थरों के रूपरेखा का पता चला, सब बॉटम प्रोफाइलर से उनके नीचे का फाउंडेशन मैप हुआ और आरओवी कैमरों से क्लोज अप विजुअल्स मिले। वैज्ञानिकों ने देखा कि पत्थरों का व्यवस्था बेतरतीब नहीं है। एक लयबद्ध पैटर्न, एक जानबूझकर दूरी और एक संरचनात्मक संरेखण मौजूद है। आरओवी कैमरों ने कुछ पत्थरों पर छेनी जैसी इंडेंटेशन का पता लगाया जो प्रकृति शायद ही बनाती है। मल्टी बीम सोनार ने स्ट्रक्चर का 3D प्रोफाइल बनाया जिसमें पता चला कि कुछ पोर्शंस थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, जैसे एक वॉकवे की तरह। करंट्स के विपरीत दिशा में फ्लो डिस्टरप्टिंग स्टोन्स रखे थे। यह नेचुरल कोरल सिस्टम का पैटर्न नहीं होता। शुद्ध पानी के नीचे के सबूत ने स्पष्ट संकेत दिया, यह संरचना स्थापित पत्थर प्रणाली है, प्राकृतिक चट्टान नहीं। लोग सोचते हैं 4,000 साल पहले किसी सभ्यता ने 48 किमी का पुल कैसे बनाया होगा, लेकिन विश्व इतिहास बताता है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास दिमाग हिला देने वाली क्षमताएं थीं। मिस्र में पिरामिड, मेसोपोटामिया में तारकोल वाले रास्ते, जापान में ज्वारीय भूमि पुल, ये सब प्राकृतिक भूगोल को बढ़ाकर बनाए गए। राम सेतु संभवतः एक संकर इंजीनियरिंग का उदाहरण है। एक प्राकृतिक सैंडबार था, 2 प्राचीन इंजीनियरों ने तैरते हुए बेड़ों और उछाल वाले पदार्थों का उपयोग किया, 3 पत्थरों को ज्वार के साथ रखा गया, 4 रेत की दूरी से मार्ग को स्थिर किया गया। एक परिकल्पना कहती है कि बिल्डरों ने हल्के चूना पत्थर के ब्लॉक का उपयोग किया होगा जो शुरू में तैरते थे और बसने के बाद डूब जाते थे और आधार स्थापित करते थे। यह तकनीक पॉलिनेशियन द्वीपवासी उपयोग करते थे। रामायण में लिखा है कि पत्थर पानी पर तैर रहे थे। विज्ञान कहता है कि प्यूमिस तैर सकता है, पर राम सेतु के पत्थर प्यूमिस नहीं। तो क्या मिथक गलत? जरूरी नहीं। तैरते पत्थर का कॉन्सेप्ट प्रतीकात्मक हो सकता है, या फिर बिल्डरों ने ऐसे उछाल वाले पदार्थों या लकड़ी के सपोर्ट का उपयोग किया होगा जिसे शास्त्रों ने काव्य शैली में प्रस्तुत किया है। प्राचीन पाठ तकनीकी मैनुअल नहीं होते, वे प्रतीकात्मक विवरण देते हैं। हो सकता है फ्लोटिंग का मतलब ये हो कि स्टोन्स शुरू में उछाल से थोड़े फ्लोट हुए, फिर सेटल होके बेस बन गए। 2020 के दशक में इतालवी भूवैज्ञानिकों
जापानी समुद्री पुरातत्वविदों और यूके के समुद्र शास्त्रियों ने भारत श्रीलंका सरकारों के साथ संयुक्त शोध किया। उनका फैसला स्पष्ट था, सही रैखिकता और पत्थर चयन का संयोजन प्रकृति से मेल नहीं खाता। एआई संचालित भूभाग मॉडल, ड्रोन बाथिमेट्री और लीडार स्कैन ने दिखाया कि गहरे परतों में भी मार्ग का हल्का हस्ताक्षर मौजूद है, मतलब संरचना मूल लंबाई में और भी बड़ी हो सकती है। वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय धीरे धीरे सहमत हो रही है। राम सेतु इक्वल्स प्राकृतिक आधार प्लस मानव संरेखण। राम सेतु सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, एक सांस्कृतिक पहचान का आधारशिला है। तमिल मछुआरों की मौखिक परंपराओं में इस पथ का वर्णन मिलता है, जिसे वे सेतु पालम कहते हैं। उनके पूर्वजों के हिसाब से यह एक उथला क्षेत्र था, जिससे कम ज्वार में पार किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के केसों के दौरान इतिहासकारों ने तर्क दिया कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, क्योंकि यह भारत के इतिहास, संस्कृति और विश्वास का हिस्सा है। सरकार ने 2023-24 में कई पानी के नीचे सर्वेक्षणों को मंजूरी दी, जिसका डेटा अब सार्वजनिक डोमेन में आने लगा है। यह बहस सिर्फ धार्मिक नहीं, पारिस्थितिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरक्षण का मिश्रण है। जब हम सारी वैज्ञानिक खोजों को एक साथ रखते हैं, पत्थरों की अप्राकृतिक उपस्थिति, उम्र का बेमेल, रैखिक संरेखण, पानी के नीचे के उपकरण चिह्न, एआई बाथिमेट्री, कार्बन डेटिंग और ऐतिहासिक पाठ, तब एक ही निष्कर्ष संभव लगता है। राम सेतु के ऊपर मानव हस्तक्षेप 100% मौजूद है। क्या यह पुल वही है जिसका वर्णन रामायण में हुआ है? विज्ञान पूरी तरह से हाँ नहीं कह सकता, पर निश्चित रूप से नहीं भी नहीं कह सकता। सब सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि राम सेतु एक प्राचीन इंजीनियर किया हुआ मार्ग था, जिसे किसी अत्यधिक संगठित समूह ने बनाया था। और दुनिया में कोई प्राचीन पाठ इस कॉजवे का वर्णन रामायण जितना विस्तृत नहीं देता। इसलिए आज की वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सहमति एक संकर निष्कर्ष देती है, राम सेतु मौजूद है। राम सेतु मनुष्यों द्वारा संशोधित, राम सेतु प्राचीन इंजीनियरिंग का प्रमाण। इसलिए राम सेतु सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, एक ऐतिहासिक स्थल चिन्ह है, जिसे दुनिया अब आखिरकार स्वीकार कर रही है।